और सब गाइस वेलकम बैक टू स्टॉप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, इस चैप्टर का डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया गया है, तो जाइए एक एक डिटेल वीडियो देखिए और वहां से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बाहर निकाल लीजिए। तो जैसा कि बच्चों मेरा प्रॉमिस है इस बार आप लोगों से कि इस बार की आपकी तैयारी रहेगी हमारी जिम्मेदारी। तो डिटेल लेक्चर्स अटेंड करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना मैंने स्टार्ट कर दिए। तो फिलहाल हमारे पास डिटेल वीडियोस हो चुके हैं। अब हम चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, ये सब्जेक्ट आपको उतना समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने डिटेल वीडियोस में भी आपको पढ़ाया था कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है क्या। पहले तो मतलब है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये एनालिसिस किया जाता है, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो कि इंटरेस्टेड होती हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में। इसके अलावा बच्चों वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनकी मदद से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग और इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में बेसिकली बच्चों हम लोग जो है अपने करंट ईयर के फिगर को ना प्रीवियस ईयर के फिगर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे सपोज आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो करंट ईयर में कितने के, 1,20,000 के, और प्रीवियस ईयर कितने के थे, ये 1 लाख रुपीज के। अब आप इस वे में इसका क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि यहां पर हमारा प्रीवियस ईयर में 1 लाख के कंपैरिजन में करंट ईयर में जो आपका है कितना हो चुका है, 1,20,000। तो कहीं ना कहीं आप यहां शो करोगे कि भाई हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो गए। तो इस वे में जब कंपैरिजन किया जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो देखते हैं यहां पे कौन सा ऑप्शन में हमको मिल रहा है, द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव वेटिंग ऑफ कंपोनेंट विद इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड। गलत जवाब, ऐसा कुछ भी हॉरिजॉन्टल के अंदर नहीं होता है। द कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर्स फिगर विद प्रीवियस ईयर फिगर्स। देखो कितने आसान शब्दों में इन्हें समझा दिया कि करंट ईयर के फिगर्स को जब प्रीवियस ईयर के फिगर्स से कंपैरिजन किया जाता है, इसी एनालिसिस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सजेस्टेड आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला रहा है व्हेन एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ published financial statements, report and information, it is known as, when analysis is made on the basis of, एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए, published financial statements मतलब कंपनी ने अपने एंड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट में रिलीज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस। इसको क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि कंपनी से बाहर के जितने भी व्यक्ति होते हैं अगर उनको कंपनी से परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है ना, तो उसके लिए कंपनी द्वारा दी गई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ही ऊपर ही ये लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी के सारे जो इंफॉर्मेशन है ये कंपनीज ने रिलीज कर दी पब्लिक के लिए। पब्लिक इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेगी और उसका एनालिसिस करेगी, तो इसको बोला जाएगा बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस। क्वेश्चन बच्चों मैं हमेशा आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के लाता हूं, बुक के क्वेश्चन नहीं है ये, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं खुद फ्रेम करता हूं आप लोगों के लिए अपने इन्हीं हाथों से। तो यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस इज डायनेमिक एनालिसिस। इनमें से कौन सा एनालिसिस डायनेमिक होता है, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल एनालिसिस, ईदर ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को बच्चों डायनेमिक एनालिसिस भी बोला जाता है। तो यहां पे आपका सजेस्टेड आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट कैन क्रेडिटर्स एसेस फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ ए कंपनी। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करती है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हीं में से एक होता है क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्या है सर, क्रेडिटर उस पर्सन को या उस फर्म को बोला जाता है जो कि हम लोगों को गुड्स अवेलेबल कराते हैं क्रेडिट पे या फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल कराते हैं क्रेडिट पे। इन्हें आप वेंडर्स भी बोल सकते हो और सप्लायर भी बोल सकते हो। तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके आपकी क्या पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, इनसे इनको मतलब नहीं है। आपके बिजनेस के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी क्या है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब यह है कि आपके बिजनेस का क्रेडिट वर्थनेस सही चल रहा है कि नहीं। अगर क्रेडिट वर्थनेस सही है तो आप हमको हमारा पैसा टाइम पे लौटा दोगे, और क्रेडिट वर्थनेस सही नहीं है तो आप हमको हमारा पैसा टाइम पे नहीं लौटाओगे। तो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी फर्म का क्रेडिट वर्थनेस जानने में होता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। एक तो ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो भाई, देख लो नॉट अ लिमिटेशन बोला है, मतलब कितना गोल घुमा के ना ये लोग हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, नॉट अ मतलब इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है हमको ये बताना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये लिमिटेशन हो सकता है क्या? ये लिमिटेशन हो सकता है क्या? हमको बताना कौन सा लिमिटेशन नहीं है। तो सर ये वाला ना लिमिटेशन नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना, ये वाला लिमिटेशन नहीं है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये लिमिटेशन है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन है। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ये भी लिमिटेशन। तो इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है? ए। मतलब अच्छी बात आपको यहाँ पे बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं बिजनेस के, तो ये लिमिटेशन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सजेस्टेड आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। अब पूछ रहे कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। टू जज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन, ये भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कौन सा है ये नहीं बताना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके बाद टू जज द रीजन फॉर चेंजिंग इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, ये भी ऑब्जेक्टिव है भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें वो रीजन भी पता चल जाते हैं जिसके कारण हमारे प्रॉफिट में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। To judge the variation in the accounting practices of the business followed by different enterprises, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वही तो मुझे आंसर में यहाँ पे टिक करना है। टू जज द वेरिएशन इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज, अलग अलग बिजनेस अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, तो वो क्यों अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनके हमारे अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये सब पता लगाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, while preparing common size balance sheet each item of balance sheet is expressed as of। पहले एक बार छोटा सा मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर में बच्चों हम लोग डील कर ही रहे हैं। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज अपने आप में एक टूल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जिसे बच्चों प्रीवियस ईयर के मिड में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस बार उसे वापस से इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। तो हमें बच्चों यहाँ पे वापस से कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले जरा ये समझ लें कि भाई कॉमन साइज बैलेंस शीट होती क्या है। नाम से साउंड कर रही है कॉमन साइड बैलेंस शीट। तो कॉमन साइड बैलेंस शीट में ना बच्चों जो आपके एसेट का टोटल होता है, जो आपके एसेट का टोटल होता है ना, उसी टोटल से सारे के सारे जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 10 लाख देख रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 8 लाख रुपीज़ के नॉन करंट एसेट्स हैं और 2 लाख रुपीज़ के मेरे करंट एसेट्स हैं। तो 8 लाख का कंपैरिजन किया जाएगा 10 लाख से, 2 लाख का कंपैरिजन किया जाएगा 10 लाख से। ये होते हैं आपके कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्योंकि इनको हटा दिया गया था और वापस इंट्रोड्यूस कराया गया। मैं भी इसका लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, while preparing common size balance sheet each item of balance sheet is expressed as total assets। ये सारे के सारे वेरिएबल्स का कंपैरिजन किससे होता है, टोटल एसेट्स से। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, टोटल एसेट्स, एकदम सही। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड ऑफ द सेम फर्म। सेम फर्म बोल रहा है, डिफरेंट फर्म नहीं बोल रहा है। मतलब जैसे कि मारुति सुजुकी अपने ही करंट ईयर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर रही है अपने ही प्रीवियस ईयर के। मतलब मैं बात करूं कि मैं भैया अपने 11th स्टैंडर्ड के रिपोर्ट कार्ड को कंपेयर कर रहा हूं अपने ही 10th स्टैंडर्ड के रिपोर्ट कार्ड से। इसको क्या बोला जाता है, इंट्रा फर्म एनालिसिस। इसको क्या बोला जाता है, इंट्रा फर्म एनालिसिस। तो हम अपना ही परफॉर्मेंस अपने ही परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे तो इंट्रा फर्म, और हम अपना परफॉर्मेंस किसी और से कंपेयर करेंगे तब जाके वो इंटर फर्म बनता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। अरे क्या बात है, नॉट अ लिमिटेशन, ये क्या कंफ्यूज करते हैं एक्चुअली। बताना इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है। इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, ये लिमिटेशन है, ये प्रॉब्लम है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। इंटरफर्म कंपैरिजन स्टडी पॉसिबल, ये लिमिटेशन कैसे हो सकता है भाई, ये तो बड़े फायदे की बात बता रहे हैं, मतलब ये लिमिटेशन नहीं है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, लिमिटेशन है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, लिमिटेशन है। तो यहाँ पे हमारा लिमिटेशन क्या नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से हम इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। फिर से लिमिटेशन नहीं बताना है ना, कौन सा लिमिटेशन नहीं है। विंडो ड्रेसिंग लिमिटेशन है, हाँ जी सर। प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी लिमिटेशन है। सब्जेक्टिविटी, ये भी लिमिटेशन है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन नहीं है, हमारे लिए एडवांटेज है।
नेक्स्ट बच्चों यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, चलो फाइनली लिमिटेशन पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। हाँ भाई, ये लिमिटेशन है कि ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक तरीके का एनालिसिस। अब प्रॉब्लम क्या है कि लिमिटेशन बनती कैसी है भाई, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वैसे एनालिसिस होगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं तो एनालिसिस भी गलत ही होगा। तो कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और अगर वो गलत बनाए गए हैं तो गलत ही फाइनेंशियल एनालिसिस होगा। ये इसके साथ लिमिटेशन है। इट जजेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट्स, ये तो अच्छी बात है, मतलब ये जो है आपका कहीं ना कहीं लिमिटेशन नहीं है। इट आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी लिमिटेशन नहीं है। इट असरटेन्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये भी आपका जो है बच्चों लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन यही है कि इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, रिपोर्ट्स गलत तो एनालिसिस गलत, तो यहां पर आपका लिमिटेशन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर्स डैश एलिमेंट, ये होता है बच्चों क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव फैक्टर्स जितने भी होते हैं किसी भी कंपनी को, उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो सजेस्टेड आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइनेंस कॉस्ट फॉर द लास्ट 2 years आर 5 लाख एंड 8 लाख। तो भाई 2021 और 2022, मतलब ये जो है प्रीवियस ईयर है और ये हो गया अपना करंट ईयर। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन फाइनेंस कॉस्ट ओवर 2 years, 2 साल का बताना है परसेंटेज चेंज की। अब आप चेक कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खुद अपने हाथों से बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो परसेंटेज चेंज बताना है, अभी बताता हूँ परसेंटेज चेंज। तो या तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो या फिर एक काम करो भाई, इसका फॉर्मूला भी आप लोग बना के लिख सकते हो। किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बच्चों पहले आपको लिखना पड़ता है चेंज कितना है और डिवाइडेड बाय इनिशियल, कि पहले उसकी वैल्यू कितनी थी और मल्टीप्लाइड बाय कर दो 100। ये आपको चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो उस तरीके से। तो चेंज की अगर मैं बात करूं तो भाई इधर देखेंगे अपन लोग कि प्रीवियस ईयर हमारा कितना था 8 लाख रुपीस और करंट ईयर जो है वो हमारा कितना हो गया 5 लाख। निकालना जरा चेंज, 8 लाख से 5 लाख खर्चे हो रहे हैं कम इधर पे कितने के 3 लाख के। तो सर ये तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर ये जो बैलेंस है पहले कंपैरिजन में कम हो रहा है, बैलेंस जरूर नेगेटिव है, एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है। डिवाइडेड बाय इनिशियल की अगर बात करूं तो पहले कितना था सर 8 लाख, अब मल्टीप्लाइड बाय इसको मैं कर दूंगा बच्चों 100 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर निकल कर आएगा डिक्रीज, पहले की कंपैरिजन में 37.5% से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सजेस्टेड आंसर बन जाएगा। अच्छी बात है। मतलब विच एनालिसिस इज बेस्ड ओनली ऑन 1 year डेटा, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझा रहा था। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट का टोटल होता है, याद आ रहा है ना आपको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि एसेट का टोटल ले लिया जाता है और उससे फिर सारे वेरिएबल्स को आपस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमारे नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, 80%। हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, 20%। ये देख रहे हैं आप, वर्टिकल एनालिसिस जो होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसे हम बोलेंगे कि एक ही साल में सारे वेरिएबल्स का आपस में जब कंपैरिजन किया जाता है उसे बोला जाता है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल वे में एनालिसिस हो रहा है ना। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर क्रेडिटर्स। यस बिल्कुल, वो ये चेक करेंगे कि हमको हमारा पैसा मिल पाएगा कि नहीं। मैनेजर्स ये चेक करेंगे हमारी डिसीजन सही जा रही है कि नहीं। एम्प्लॉयज़ वो ये चेक करेंगे कि भाई स्टेबिलिटी है कि नहीं। वेज रेट पॉलिसीज़ जो हैं वो इनकी सही है कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन सारे के सारी पार्टीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के काम नहीं आएगा, एनालिसिस करने के काम नहीं आएगा? क्या अकाउंटिंग रेशियो से एनालिसिस किया जा सकता है? हाँ जी सर। कॉमन साइज स्टेटमेंट से किया जा सकता है? हाँ जी सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट से किया जाता है? हाँ जी सर। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं क्या? नो सर। तो सजेस्टेड आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है आपका व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज गुड, मतलब बिजनेस की हालत चल रही है खराब और हम दिखा रहे हैं नहीं हमारे बिजनेस में तो सब चंगा है। इसी को क्या बोला जाता है, विंडो ड्रेसिंग। हिंदी में से बोला जाता है लीपा पोती। कभी घर में अपने किसी सीनियर से पूछना, ये टर्म बहुत चला करता था पहले, तो बेसिकली वो उसको आज की डेट में हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो आप अपनी खस्ता हालत को चंगी हालत बता रहे हैं तो इसे क्या बोला जाएगा, विंडो ड्रेसिंग। एक तरीके के मैनिपुलेशंस होते हैं जिस मैनिपुलेशन से हम अपनी खराब पोजीशन को भी अच्छी पोजीशन दिखा देते हैं।
नेक्स्ट, फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। बताओ इनमें से किसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है? क्या इन्वेस्टर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा भाई, उसने पैसा लगाया, उसको जानना जरूरी है। गवर्नमेंट भी रहेगी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इसको मतलब नहीं है भैया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से। और कंपनीज एम्प्लॉइज, ये तीनों को मतलब है, लेकिन भारत देश का जो हमारा एम्बेसडर है उसको इनसे कोई मतलब नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए है, इकोनॉमिक के लिए नहीं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और ऑल्सो नोन एज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को और क्या बोला जाता है? तो कंपैरेटिव में बच्चों आपको याद है ना, इस वे में कंपैरिजन किया जाता है, और हॉरिजेंटल में कंपैरेटिव में इस तरीके से, और कॉमन साइज में इस तरीके से। तो कंपैरेटिव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हॉरिजेंटल। और आपके जो क्या कहते हैं कॉमन साइज, उसको क्या बोलूंगा मैं? वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल एनालिसिस भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। It is statement in which each asset is expressed as a percentage of to total assets। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसमें टोटल एसेट्स को क्या कर लिया जाएगा? कॉमन ले लिया जाएगा, और उसी से बाकी सारे के सारे जो आपके अदर वेरिएबल्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर लिए, अभी और आएंगे बच्चों। यहाँ तो आपकी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि एक छोटी सी स्टार्ट है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाऊंगा अकाउंटेंसी के। तो बच्चों यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर दिए खत्म। आने वाले वीडियोस में आपके लिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो हमारा चैनल स्टेप अप एकेडमी को भाई इन सब चीज़ों के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, सो डेट ये सारी की सारी नॉलेज उनके भी काम आ सके। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।